पानी भी रुकता है तो उसमें भी बदबू आ जाती है। ये बदबू दिल्ली की सरकार की बदबू दिल्ली को परेशान कर रही है और इसको अब बदलने की आवश्यकता ये दिल्ली की जनता महसूस कर रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला, तो कुल मिला के मेरी शुरुआती बिफोर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ही थी। और दिल्ली एक अच्छा शहर बने उसको लेकर के, यमुना साफ हो, गवर्नेंस ठीक हो। शीला दीक्षित के खिलाफ जब केजरीवाल भी नहीं लड़ा तब मैं लड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तुरंत इनके सबके पैसे जाने बंद हो जाएंगे और ये जो पैसा जा रहा है ये इसके बाद मंदिर के पुजारियों के पास जाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बोल ये इस वक्त एक माफिया दिल्ली को चला रहा है। पावर का इस्तेमाल देश के खिलाफ करना, ये राजनीति दिल्ली के अंदर कभी एंटर नहीं कर पाई। कांग्रेस होते हुए भी शीला दीक्षित ने इतनी गंदी राजनीति दिल्ली में कभी नहीं आने दी। ये बात मैं भाजपा में होते हुए भी कहना चाहता हूँ। इतनी बदतमीजी और इतनी खाली वो ये चाहते हैं रोज नया तमाशा, तो ये पहली दफा देखा। और वो दिल्ली को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना चाहते हैं कि इस पे पैर रखो और आगे निकलो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे निकल नहीं पा रहे कहीं। सब इलेक्शन तो मैं हमेशा और हमने नगर निगम में किसी को क्रेडिट नहीं जाता, वो मोदी जी के नाम पे। इतना सुंदर साबरमती का रिवर फ्रंट बनाया चीफ मिनिस्टर होते हुए, क्या उनका मन नहीं करता होगा कि मैं अपनी राजधानी को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाऊं? मुझे लगता है दिल्ली को अब वो फ्री हैंड प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि एक ग्लोबल कैपिटल कैसी होती है, दुनिया के बड़े शक्तिशाली देश की राजधानी कैसी बननी चाहिए, ये दिल्ली को बनाने का समय आ गया। नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, सीजन 2 है मेरा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो मेरे आज गेस्ट आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनको भी मैं बोलूँगी ये जाने से पहले आपको ज़रूर बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फ्रीबीज, हिंदू हेट, करप्शन, विक्टिम कार्ड, ये 4 पिलर हैं जो इस दिल्ली के सेल्फ प्रोक्लेम राजा, जी हाँ राजा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले 10 साल से यहाँ पे बैठी हुई है इन मुद्दों को लेके। और वो नहीं देख रही कि इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो रहा है, या लोगों में क्या त्राही त्राही मच रही है, क्या लोगों का दिमाग ख़राब कर रहे हैं वो लोग। लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है कि ये सरकार कब जाएगी और दूसरी सरकार कब आएगी और उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। फ्रीबीज देना मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है आप काम नहीं कर रहे तो आप फ्रीबीज का सहारा ले रहे हैं। और इन सबको एक्सपोज करते हैं एक शख्स हैं, एक व्यक्ति हैं, वो इस पार्टी में रह चुके हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये पार्टी जिस मुद्दों के को लेकर आई थी उन मुद्दों पे खरी नहीं उतरी, तो उन्होंने वो छोड़ी और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। पर मैं उनकी फ़ैन सिर्फ इसलिए नहीं हूँ कि वो अरविंद केजरीवाल जी को एक्सपोज करते हैं और उनकी क्या व्यवस्था है, क्या प्रशासन कैसा है उसको। मैं उनकी फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि वो एक अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं। तो चलिए बात करते हैं कपिल मिश्रा जी से। नमस्कार कपिल जी। नमस्ते पायल जी, बहुत बहुत आभार आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। और मैं अंत में नहीं, मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूँ सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लिंक के माध्यम से या किसी भी शेयरिंग के माध्यम से तुरंत पायल जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भावना से मोदी जी के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए खुद को, अपने संसाधनों को खुद झोंक कर एक मिशन में लगे हुए हैं। उनमें से एक पायल जी हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है। थैंक यू जी, थैंक यू। हमें आप पे गर्व है। तो मैं कह रही हूँ ना, अनअपोलोजेटिक हिंदूज़ की तो मैं फ़ैन होती हूँ। और एक बड़े रेयर एक कोई नेता मिलते हैं हमें जो आपके जैसे हैं, जो हिंदू होने पे इतना गर्व महसूस करते हैं और लोगों को महसूस करवाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बताइए, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि आप राजनीति में क्यों आए और आपने क्या सोचा, आप क्या करना चाहते थे। तो आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, वहाँ आपको ठीक नहीं लगा, आपने बीजेपी ज्वाइन, क्या था, क्या मुद्दे थे जो वहाँ आपको ठीक नहीं लगे, फिर आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, आम आदमी पार्टी से तो मेरा अलग होने का जो पूरा दौर है वो तो पूरे देश के सामने सार्वजनिक है, उसकी चर्चाएं भी हुई हैं, वो मीडिया में भी रहा है। फिर भी मैं उसके 2 कदम पीछे जाके आपको बताता हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई। जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे, उससे पहले हम लोगों, मैं DU में पढ़ता था, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में। तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 बड़े आंदोलन किए थे। एक तो जैसिका लाल हत्याकांड पे जब डिसीजन आया, नो वन किल्ड जैसिका,
तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने बहुत बड़ा पब्लिक मूवमेंट किया था। मेरे को भरोसा है आप भी उस समय जो पूरे मार्चेस निकले थे जी उनमें जी आप जी। लोगों ने भी हिस्सा लिया ही होगा। तो उसको शुरू करने वाले लोगों में से कुछ लोगों में से एक मैं भी था। और हम लोग, और उसके बाद वो देश के इतिहास में पहला केस बना जिसमें पब्लिक मोबिलाइजेशन के कारण कोई केस रीओपन हुआ, दोबारा उसकी और सुनवाई जस्टिस हुई, भी मिली। जस्टिस भी मिला। तो वहाँ से मेरा एक तरह से सामाजिक एक्टिविज़्म ये वहाँ से एक तरह से शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में यमुना के मुद्दे पे काफ़ी काम किया। मैंने यमुना रिवर पे एनक्रोचमेंट हटाने को लेकर और यमुना साफ़ हो इसको लेकर कई अभियान चलाए, और दिल्ली से पर ये लेकर, आपने केजरीवाल के साथ नहीं नहीं चलाया? तब तक तो कोई आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, ये तो तब जी की बात है जब मैं कॉलेज में था। जी। अरे वाह। तो उसके बाद दिल्ली से लेके आगरा तक हम लोग एक एक गांव की यात्रा की, अवेयरनेस कैंपेन किया। उसी के कुछ समय बाद कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज यमुना के अंदर ही रिवर बेड पे ही बनाया जाए इसकी घोषणा की गई। तो उसके खिलाफ मैंने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली की असेंबली के अंदर घुस के भी प्रोटेस्ट किया जब शीला दीक्षित सीएम थी। और तब तो मैं केवल एक स्टूडेंट ही था, मेरे को अरेस्ट किया गया, मैं विधानसभा के अंदर घुस गया था। हमने प्रोटेस्ट किया कि आप नदी के अंदर कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, और कॉमनवेल्थ के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ मैंने एक किताब भी लिखी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। ओके। तो ये वो पूरा दौर था बिफोर इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी नहीं हुआ था, बना नहीं था। फिर क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ हम लोगों का भ्रष्टाचार का एक आंदोलन चल ही रहा था, उसी बीच में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बारे में चर्चा शुरू हुई। तब उससे कुछ समय पहले मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वगैरह के संपर्क में आया था। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, तो हम लोगों की मीटिंग हुई तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना की आशुतोष गई। को कैसे भूल गए? वो थोड़ा बाद में आए थे अच्छा। पार्टी बनने में। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर जो कुछ लोग थे उनमें से एक मैं रहा। फिर हम लोगों ने तो फिर वो जो पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला, तो कुल मिला के मेरी शुरुआती बिफोर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ही थी। और दिल्ली एक अच्छा शहर बने उसको लेकर थी, यमुना साफ हो, गवर्नेंस ठीक हो। शीला दीक्षित के खिलाफ जब केजरीवाल भी नहीं लड़ा तब मैं लड़ा था। तो दिल्ली की विधानसभा के अंदर घुस के प्रोटेस्ट किया था और मुझे अरेस्ट किया गया था। तब तक अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में कोई भी नाम और निशान नहीं। कुछ नहीं था, वो आरटीआई के ऊपर काम करते थे। तो हम लोग शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे, लेकिन जब फिर आम आदमी पार्टी बनी, सरकार बनी, तो केजरीवाल भी वो उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हुए दिखे। अब तो शीला जी देवी लगती हैं केजरीवाल के सामने। तो फिर मेरे मेरे मन में ये आया कि भाई शीला जी ने कोई हमारी बहस तो खोली नहीं थी। अगर एक मुख्यमंत्री ने गलत किया हम उससे लड़े, तो दूसरा मुख्यमंत्री गलत करेगा उससे नहीं लड़ेंगे, उसी को छोड़ देंगे। इसीलिए वो जो लड़ाई थी वो पूरी आपने देखा होगा। सॉरी टू इंटर, पर केजरीवाल जी ने वो जो 400 पन्ने की फाइल बनाई हुई थी वो भी कभी एक्सपोज नहीं करी। पता नहीं वो वो थी ले भी लेके नहीं थी। घूमते थे, मैं भी पन्ने लेके हाँ, घूमी हम तो आपके। ढूंढ रहे हैं अब कहाँ है वो कहाँ पे दफन कर दिया उसको। उस 370 पेज 376 पेज की जो वो फाइल लेके घूमते थे। लेकिन जब मैं सरकार में था तो मैंने ये कहा कि अगर अब हमारी सरकार आ गई, हमें शीला के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करनी चाहिए। सारे डिपार्टमेंट जिनमें हम भ्रष्टाचार की बात करते थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो जी। डीटीसी हो, सब तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में है। तो हमने कहा कि इसकी जांच करते हैं, और मैंने जल बोर्ड में एक जांच बिठाई भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बाकी किसी डिपार्टमेंट में जांच नहीं बिठाई, और जिस दिन जल बोर्ड की जांच की रिपोर्ट आई उसी दिन ही मेरी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई हुई कि तुमने जांच कैसे कर दी, वो भी शीला दीक्षित के सरकार के भ्रष्टाचार की। तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है, कह सकते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के खिलाफ काम करने का जो कांग्रेसी एजेंडा है, उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वो कांग्रेस के कहने पे कर रहा है कि बिना कहे कर रहा है, लेकिन इस देश में बैकडोर से नक्सलियों की, कम्युनिस्टों की बैकडोर एंट्री राजनीति में, क्योंकि सामने से तो वो आ नहीं पा रहे थे कहीं भी, बैकडोर एंट्री देश की राजधानी में कराने का पाप, जिसमें वो दंगे का भी सपोर्ट कर रहा है, जिसमें वो सड़कों के बंद करने का भी सपोर्ट कर रहा है, दिल्ली को पूरी तरह ब्लॉक करने का भी सपोर्ट कर रहा है, और रोज़ कोई एक नया झूठ या तमाशा इसके माध्यम से केवल जनता को बेवकूफ़ बना के पावर कब्जे में करना और उस पावर का इस्तेमाल देश के खिलाफ करना, ये राजनीति दिल्ली के अंदर कभी एंटर नहीं कर पाई। कांग्रेस होते हुए भी शीला दीक्षित ने इतनी गंदी राजनीति दिल्ली में कभी नहीं आने दी। ये बात मैं भाजपा में होते हुए भी कहना चाहता हूँ। सुषमा स्वराज जी थी तो वो कांग्रेस के साथ ठीक से काम कर रही थी। जब शीला दीक्षित जी सीएम थी, तो जब बीजेपी की सरकार से, तब भी वो आराम से काम कर रहे थे। नहीं, काम करने की नियत ही नहीं है यहाँ पर। या ऐसी बदतमीजी और इतनी, खाली वो ये चाहते हैं रोज नया तमाशा होना, तो ये पहली दफा देखा। और वो दिल्ली को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना चाहते हैं कि इस पे पैर रखो और आगे निकलो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे निकल नहीं पा रहे कहीं, तो वो इसी को बार बार अपने पैर इसके मार रहे हैं।
दिल्ली के ऊपर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो लड़ाई सार्वजनिक लड़ाई लड़ी मैंने। आम आदमी पार्टी से जितने भी लोग निकले हैं उनमें से मुझे नहीं लगता किसी ने भी इतना पब्लिकली केजरीवाल के खिलाफ फाइट की होगी, उसके करप्शन के खिलाफ फाइट की होगी। और फिर जिन जिन लोगों के करप्शन के खिलाफ मैंने बात की और कंप्लेंट की, भगवान राम की कृपा से वो सभी लोग जेल गए। आज भी वो बेल पर ही बाहर हैं और निश्चित तौर पर अंत में वो कन्विक्टेड होंगे। हमारी ये न्याय की लड़ाई है और साथ में जनता के बीच जो लड़ाई है वो अब मैदान में हम जाने ही वाले हैं। अब जैसे आप हैं एक अनअपोलोजेटिक हिंदू, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप वो बात कह जाते हैं जो आम नेता घबराता है बीजेपी में भी कहने से। चाहे हम लोग, ये इम्प्रेशन तो यही है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, जो इम्प्रेशन है लोगों के मन में। जब एक हिंदू सोचता है वोट जान, जब हिंदू ट्रू हिंदू वोट देने की सोचता है तो वो बीजेपी को ही देने की सोचता है। पर आपको देख के, या कई लीडर्स मुझे लगता है जो बोलना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तो क्या पार्टी के कोई उसमें रोकता है आपको, या कि हिंदू की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि हिंदू के पास अब कोई चारा नहीं है? तो नहीं, देखिए, मैं इसमें दो बातें कहना चाहता हूँ। मैंने कई मंचों पे ये बात कही है। राजनीति में हिंदुओं के लिए खड़े होने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसमें तो किसी को कोई दो कोई राय शक होनी ही हाँ। नहीं चाहिए। हाँ। बाकी सब पार्टियां खाली मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। और उसका सच तो यहाँ तक सामने आ गया कि राम मंदिर में जाके सिर झुकाने तक को तैयार नहीं थे लोग, बनने के बावजूद भी। और बनाने का विरोध सभी ने किया भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, 370 के मामले में भी, जबकि वो तो देश का मुद्दा है, केवल हिंदुओं का मुद्दा नहीं है। जी। इसके अलावा भी जब सनातन को गाली दी स्टालिन ने या और लोगों ने बीमारी बताया, तो खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे। जो तो खड़े हुए थे। हाँ। तो और तो कोई पार्टी, दुर्भाग्य ये है कि हिंदुओं के लिए और कोई पार्टी बोल ही नहीं रही है। और मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि किसी भी धर्म को और समाज को इतना संगठित होना चाहिए कि हर पार्टी की मजबूरी बन जाए हिंदुओं के लिए बोलना। जिस दिन हम इतना इकट्ठा हो गए, आज बाकी सभी पार्टियां मुसलमानों के लिए क्यों बोलती हैं? क्योंकि मुसलमान 1947 से केवल धर्म के लिए वोट कर रहे हैं, पर बीजेपी इकट्ठे के होकर। अभी भी लीडर्स इतनी खुलेआम तो हिंदू नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि खुलेआम तो तब बोलेंगे जब पूरा समाज इकट्ठा होकर एक बन जाएगा। मुसलमान पूरा एक होकर वोट करता है कि नहीं करता? एक बॉर्डर क्रॉस कर दो आप क्योंकि यूपी। उनके लिए बोलते हैं ना। नहीं, बोलते क्यों हिंदू है को भी आप? तो वो आप दीजिए नहीं, कॉन्फिडेंस। आप इस इक्वेशन को समझना दोबारा से ध्यान से। यूपी में मुसलमान समाजवादी को वोट करता है, बॉर्डर क्रॉस करते दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, बॉर्डर क्रॉस करते हरियाणा में कांग्रेस को वोट करता है, बॉर्डर क्रॉस करते वो खाली ये देख रहा है जो भाजपा को रहेगा हम उसे वोट कर देंगे। उन्हें किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं, सड़क बनी, पानी बनी, पेंशन मिली, कुछ, केवल धर्म के लिए वोट करते हैं। और ये सोचते हैं कि एक दिन हम सारे मुसलमान इस देश को इस्लामिक देश बना देंगे, इसके लिए वोट करते हैं, इसी के लिए वोट करते हैं, इकट्ठे होकर वोट करते हैं। और हमारा वोट की स्थिति ये है कि अयोध्या के अंदर भी राम मंदिर बनने के बाद और विकास होने के बाद और आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद भी आपको 4 रीज़न मिल गए कि आप वोट नहीं देंगे। तो ये कौन सी, तो इसके बाद भी अगर कोई इसके बाद भी अगर आप ये अपेक्षा करें कि हर गली का नेता यही बात बोलेगा जैसा अमित शाह जी या मोदी जी या योगी जी बोलते हैं, तो वैसी एकता जमीन से भी आनी पड़ेगी। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें कई आपको लगता है बीजेपी के नेता पीछे रह गए हैं? वो नहीं, बीजेपी के नेता हिंदुओं को, कोई भी धर्म केवल एक ही पार्टी पर निर्भर हो जाए और उस धर्म में इतनी भी एकता ना हो कि सबकी मजबूरी बन जाए, उसके लिए बोलना, ये अभी समाज की एकता की कमी है। अभी इसमें राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, अभी समाज ही एक नहीं हुआ है। समाज जिस दिन इतना एक हो गया उस दिन भाजपा नहीं, कांग्रेस भी जय श्री राम बोलते हुए नाचेगी। लेकिन सावरकर जी तो कहते थे ना, लेकिन उतनी दिखाने के लिए तो चुनाव से पहले घूमने लग गए ना, कांग्रेसी भी मंदिर मंदिर घूमने लग गए, लेकिन केवल दिखावा, मन में अभी भी तुष्टिकरण और जिहाद है। लेकिन अगर पूरे एक हो जाते तो, लेकिन हम एक नहीं हो पा रहे हैं। इस बात को, ये बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन हम इतनी जल्दी जातियों में बढ़ जाते हैं, इतनी जल्दी छोटे छोटे स्वार्थों में बढ़ जाते हैं। 100 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये के लिए हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं जो एक दिन पहले आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ था, जाके वोट डाल के आ जाते हैं। तो ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी दूर जब तक नहीं होगी तब तक हम किसी को भी गाली देते हैं कि इसने भाजपा ने पूरा नहीं बोला, उसने ठीक से हिंदू नहीं बोला, उस नेता ने नहीं बोला, लेकिन बोल पाए उसके लिए जो सामाजिक एकता की आवश्यकता है, वो एकता समाज को लानी होगी, धर्म गुरुओं को लानी होगी, धर्म के लिए काम करने वाले लोगों को, समाज की एकता के लिए काम करने वाले लोगों को लानी होगी। तो चलिए इस पे काम करते हैं, आप मिलकर बिल्कुल करना ही चाहिए। इस बारी दिल्ली को जगाते हैं, दिल्ली के हिंदुओं को निश्चित तौर पे जगाते हैं, साथ में चल के जगाते हैं। जरूर जी। और मुझे मुझे दिल्ली की, क्योंकि आपने बात की, दिल्ली में देखिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी है, बहुत बड़ी समस्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। अब हम दिल्ली पे ही आते हैं। आप पहले मुझे ये बताइए कि जो दिल्ली की विधानसभा का ये जो इलेक्शन है, आप लोग आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं हरा पा रहे?
नियत नहीं है कि आपको लगता है दिल्ली में बैठा है, इसको दिल्ली में एज अ मेयर काम करने दो, कि क्या मिसिंग है, क्या नहीं नहीं, कुछ क्या भी मिसिंग नहीं इंटेंशन है है। आपकी, देखिए, क्या मैं एम्बिशन है आपको दिल्ली को बता, लेके? दिल्ली इस बार हम जीतने जा रहे हैं निश्चित तौर पे, और अरविंद केजरीवाल इज़ ऑन हिज वे आउट। और मैं उनकी जनसभाओं में जो फुटेज आई है उनकी अपनी पार्टी की वीडियोस, उसको देख के बता सकता हूँ कि जहाँ भी अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वहाँ गाली पड़ रही है, जनता सवाल उठा रही है, 10 साल की मिस गवर्नेंस पे सवाल उठा रही है, रोज़ के झूठे बयानों पे, झूठे वादों पे सवाल उठा रही है। कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे सीवर जाम पड़ा है, कहीं पे सड़कें टूटी है, नदी गंदी है, हवा ख़राब है। वो तो कमाल ही कर रहे हैं। दिल्ली का इस वक्त जो हाल है, ये दिल्ली कम से कम 20 साल पीछे पहुंच गई है और स्टक हो गई है एक जगह पे, आगे बढ़ना बंद हो गई है। दिल्ली के यूथ के साथ जो प्रॉमिसेस किए गए थे, चाहे वो नौकरी देने के प्रॉमिसेस हों, मॉडर्न एजुकेशन कॉलेज खोलने के प्रॉमिसेस हो, सारे प्रॉमिस झूठे साबित हुए, कुछ नहीं किया इवन गया। एमसीडी भी नहीं ठीक से चला हेल्थ, पा रहे हैं। एमसीडी तो बिल्कुल कूड़े का ढेर है इस वक्त गली गली में। इस बार जो डेंगू और बीमारियां फैली हैं, ये कई साल के बाद दोबारा दिल्ली में फैली हैं, तो कोलैप्स है। और दिल्ली के लोग इसका हिसाब किताब करने का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक आप ये बोले कि इससे पहले क्यों नहीं हरा पाए, तो पिछले चुनाव भी वो हार जाते अगर कांग्रेस ने सरेंडर नहीं किया होता। कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीट सरेंडर किया, 0 सीट पे कांग्रेस पार्टी, वोट लड़ी तक नहीं चुनाव। और कांग्रेस हो सकता है इस बार भी सरेंडर करे, लेकिन इस बार जनता इतनी नाराज है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को भी लोकसभा में हराया है। दोनों ने मिलकर जो चुनाव लड़ा, उसमें भी अरविंद केजरीवाल यही एजेंडा लेके गए थे कि जेल के बदले वोट दो, विक्टिम कार्ड तो लेकिन मैंने जनता बोला ने ना, ये उनके 4 पिलर हैं। लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, और दिल्ली की जनता ये जो रुके हुए पानी में, पानी भी रुकता है तो उसमें भी बदबू आ जाती है। ये बदबू, दिल्ली की सरकार की बदबू दिल्ली को परेशान कर रही है, और इसको अब बदलने की आवश्यकता ये बहुत दिल्ली की ज़रूरी। जनता महसूस कर रही है। अच्छा, केजरीवाल जी हो गए, सत्येंद्र सब हो गए, सिसोदिया जी हो गए, ईडी, सीबीआई सब कुछ हो गया, ना मतलब सब भी कुछ हो गया उनके ऊपर। कोर्ट ने भी बहुत उनको तंग किया, मतलब परेशान किया, उनकी बेल नहीं हुई। सिंघवी जी भी फेल हो गए इनसे करे, पर अल्टीमेटली वो बाहर आ गए। तो कैसे आप, बाहर आए, कैसे आए हैं कोर्ट बाहर? नहीं बाहर कर रहे ना। किस चीज़ के बाहर किया? बेल दी है। हाँ, बेल दी है, बेल हर मुलजिम को मिलती है। पर किसी भी आपको कोर्ट लगता है ने, कि केजरीवाल जी इस चीज़ का विक्टिम कार्ड खेलेंगे इस खेलने इलेक्शन? दो, लोकसभा में भी तो खेला। केजरीवाल ने पूरा मियाँ बीबी बच्चे समेत दिल्ली की सड़कों पे घूमे थे कि मेरे को गलत से जेल डाला, बेल पे बाहर आया हूँ, जेल के बदले वोट दो। हाँ, नहीं दिया ये लोगों ने। दिल्ली में भी और हरियाणा में भी। अभी जो हरियाणा हुए, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मेरे को वोट दो, तो मेरे को जेल में डाल दिया था। फिर क्या हुआ? हरियाणा में आपको पता है उनके नोटा से भी छोटा है आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड। हाँ, आई नो। हाँ, तो वहाँ का तो वो खुद बेटा बन के घूम रहे थे, और दिल्ली में भी सेम एजेंडे पे वो वोट मांग रहे हैं। दिल्ली की जनता ने लोकसभा में अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी ने भी, उनके माता पिता ने भी, उनके बच्चों ने भी, और उन्होंने खुद ने, पूरी दिल्ली में एक ही बात करी कि मेरे को जेल डाल दिया। मेरे को जो जनता डिसाइड करेगी, यही बोला था ना। जनता ने जो डिसीजन दिया उसे मान लिया केजरीवाल ने। जनता दोबारा डिसीजन देने जा रही है अभी फरवरी और में। तो अभी तो उन्होंने वैसे भी बोला कि अगर मैंने 2024 तक आपको ये छठ पूजा से पहले यमुना साफ नहीं की तो मुझे वोट मत देना। उन्होंने नहीं, तो ये इन्होंने 2015 में बोला था हाँ, कि अगर मैं 5 साल में यमुना साफ मत करूँ तो मुझे लात मार देना। लोगों ने नहीं मारी। वो 2020 में भी बोला, हाँ, तो एक बार नहीं मारी, लेकिन अब की बार पूरी तैयारी से कांटों वाला जूता पहन के जनता वेट कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, बाहर है सारे धुरंधर, राजा केजरीवाल जी भी बाहर है, दिल्ली के राजा, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम राजा हैं वो, ही ओन्स दिल्ली। ये सभाएं कर रही है छोटी छोटी, बीजेपी के उसके काउंटर में क्या कर नहीं, रही है? बीजेपी कर रही है। अरविंद केजरीवाल की सभाओं से ज़्यादा सभाएं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। हमारे घरों के अंदर मीटिंग चल रही है, हमारे हर एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारा प्रभारी तैयार हैं, हमारी जिलेवार मीटिंग चल रही हैं। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताऊँ, हमारा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का ही खाली अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो उनके हर एक बूथ पे 10 महिला, जिसे कमल सखी बोलते हैं, और 10 यूथ, ये ऑलरेडी बनाकर तैयार हैं। इनकी ऑलरेडी मीटिंग्स हो रही हैं। वाह, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अरविंद केजरीवाल छोटी छोटी जो मीटिंग करी उसमें भी जनता कोई आ नहीं रही है, कार्यकर्ता ही है खाली। जंतर मंतर पे उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता अदालत लगाऊंगा, खाली 1,500 लोग पहुंचे, वो भी उनकी पार्टी के, और उसमें भी कोई जनता अदालत नहीं थी, खाली अरविंद केजरीवाल का भाषण हुआ। जनता से कोई सवाल जवाब नहीं कर पाए। छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने जनता अदालत बुलाई, वहाँ पर 1,000 आदमी पहुँचा।
तो हालत उनकी ख़राब है और वही 1000 आदमियों को हर जगह ले जा के खड़ा कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता के बीच में नहीं है वो। खाली आप उनकी टाइमलाइन देखेंगे तो अगर आप यहाँ तक कि अगर कोई थोड़ा सा जूम करके फेसेस देखना शुरू करे तो हर जगह पर वही फेस नज़र आएंगे आपको। तो हम लोग एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, हाँ, ट्रैक कर रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा का इलेक्शन और एमपी का इलेक्शन लड़ा वैसे होना चाहिए। वैसा ही होने जा रहा है। और मैं आपको बता सकता हूँ आज की स्थिति में, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे ये बात बोल रहा हूँ, मनीष सिसोदिया इज़ नॉट गोइंग टू विन, आतिशी इज़ नॉट गोइंग टू विन फ्रॉम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सत्येंद्र जैन कैन नॉट विन दिस टाइम, और अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में छक्के छुटा देंगे हम। ये 4 नाम मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, ये सब इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं। अब आपके मुंह में घी शक्कर। 31 साल में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है दिल्ली में। आप बताओ, ये हुआ है फ्रीबीज के कारण, जो इतनी सारी ऑफर करी? नहीं, फ्रीबी से कारण नहीं हुआ, और करप्शन के कारण, केवल करप्शन के कारण। देखो मैं आपको फिर से वापस लेके जाता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल का ही बयान देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था, खुद ही बोला था कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो सबको बिजली पानी सब कुछ फ्री दे सकती है, उसके बाद भी पैसा बचेगा। ये अरविंद केजरीवाल का बयान था। अब पैसा नहीं बचा आज, इसका मतलब बिजली पानी के कारण नहीं है, भ्रष्टाचार के कारण है। ये उसका खुद का आर्गूमेंट है। आज पैसा क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल तो खुद ही कहता है सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है अगर ईमानदारी हो तो। आज पैसे की कमी का तुमने जो लेटर भेजा है, इसका मतलब है कि तुम में ईमानदारी की कमी है, तुम भ्रष्टाचारी हो। और फ्री भी दिल्ली को दी क्या है? दिल्ली को कोई फ्री भी नहीं दी गई है, खाली पानी दिया है आपने, जो वो भी गंदा आ रहा है, काला आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, सीवर सारे जाम पड़े हैं। जल बोर्ड दिल्ली के इतिहास में पहली बार लॉस पे गया है। कैसे चला गया जल बोर्ड लॉस में, जबकि दिल्ली की विधानसभा हर साल उसको बजट पास करके दे रही है। उसके अलावा उसमें भी बहुत करप्शन हुई है, जल मैसिव करप्शन है। जिस दिन मैंने जल बोर्ड छोड़ा था उस दिन 178 करोड़ के प्रॉफिट में था वो, और आज 4 या 5 साल के अंदर वो कैसे 6000-7000 करोड़ के नुकसान में चला गया जल बोर्ड। हम लोग 31 तारीख को तनख्वाह दे देते थे, जो रिटायर होता था उसकी उसी दिन सारे बेनिफिट दे देते थे जल बोर्ड के अंदर, जिस दिन तक मैं बैठा हुआ था। आज आपको महीने की सैलरी नहीं दे पा रहे जल बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को, कैसे लॉस में चला गया? डीटीसी कैसे लॉस में चली गई? इसका पैसा तो विधानसभा दे रही है ना दिल्ली की। और दूसरा, दिल्ली के बिजली के बिल के लिए सब्सिडी दी जा रही है, खाली इतना ही तो पैसा है। इसके अलावा बाकी पैसा कहाँ गया? जो आपने हेल्थ का बजट अनाउंस किया था, जो आपने एजुकेशन का बजट अनाउंस किया था, वो तो 20% भी खर्च नहीं हुआ। पर इसके लिए जैसे ऑपोजिशन में तो बीजेपी है, या इन्हीं तो ये पैसा बीजेपी क्यों नहीं पूछ रही, या इवन होम मिनिस्टर क्यों नहीं पूछ रहे, कि फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं? सब पूछ रहे हैं, इसी कारण इनको लिखना पड़ रहा है, हर तरह से पूछा जा रहा है, इनके पास लेटर्स भी जा रहे हैं। तो पैसा मिलेगा नहीं कभी वापस। नेता ही फंसता है, नेता जेल चले जाएगा, फिर बेल मिल जाएगी, पैसा कभी वापस नहीं आता। देखिए, पैसा कैसे वापस आएगा वो एक लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन पहले तो दिल्ली पटरी पे आया आज तक वापस नहीं आया, लेकिन दिल्ली पटरी पे आई आवश्यक है। मेरा ये मानना है, आज जल बोर्ड कोलैप्स हो रहा है, आज डीटीसी कोलैप्स हो रही है, अगर ये आप कितने साल चला लोगे लॉस में? इसके बाद तो आज दिल्ली के नए इलाकों में कहीं पानी की पाइपलाइन नहीं डल रही। जिस टैंकर को हटाने की दिल्ली के अंदर बात की थी, वही टैंकर आज भी दिल्ली में सब जगह पर चलाए जा रहे हैं। तो आप इस शहर को लेके किस डायरेक्शन में जा रहे हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका कोलैप्स हो चुका है, और ड्राइवर तक को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, पूरी की पूरी डीटीसी प्राइवेटाइज की जा रही है। तो दिल्ली जल बोर्ड अपने डिपो को किराए पे दे रही है, ये नौबत आ चुकी है। डीटीसी अपने बस के डिपो को किराए पे दे रही है, ये नौबत आ चुकी है। इसके कारण दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं ठीक से बन ही नहीं सकता। लेकिन मैं फिर से ये तो नहीं कि बीजेपी इनकी फ्रीबीज को काउंटर करने के लिए खुद भी इतनी फ्रीबीज दे दे कि फिर मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ कि फ्रीबीज के कारण पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी मिस गवर्नेंस और करप्शन के कारण है। अगर दिल्ली में कोई भी ईमानदार सरकार होती तो पानी बिजली देने के बावजूद भी ये सारा सिस्टम चल सकता था और तनख्वाह आ सकती थी। ऐसी कोई पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा मिलता है, 70,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट है, और इसमें से लगभग 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। दिल्ली के अंदर जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो या वो एम्स हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। सफदरजंग हॉस्पिटल से दिल्ली की पूरे का पूरा मेट्रो सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। दिल्ली के अंदर बनने वाले जो सारे टनल बन रहे हैं, जो भी ये धौला कुआं के जो फ्लाईओवर और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो पेरीफेरल बन रहा है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बना के दे रही है। तो दिल्ली के अंदर कोई खर्चा नहीं है ऐसा कि आप अपने बजट पे अपनी सरकार भी ना चला पाएँ। आप दिल्ली को अगर आप देखें तो कितनी यूनिक पोजीशन पे है दिल्ली, कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, दिल्ली को पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट चला के दे रही है। सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था है इसकी दिल्ली की, और अब कहाँ पहुँचा दी है, और वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। दिल्ली के हॉस्पिटल तक सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, उसके बावजूद भी आप
खड़े होकर बोलते हो कि हमारे पास कुछ भी नया बनाने के लिए नहीं, हमारे पास पैसा नहीं बचा, हमारे पास सरकार तनख्वाह देने, आप 10,000 आपने सिविल डिफेंस के मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया कि आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर इस आपको अपना शीश महल बनाने का पैसा पूरा मिल गया, आपने अपना जो रहने की जगह है वो पूरी बना ली, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत खराब थी, आपने उस पैसे को चला नहीं पाए। लोग बीजेपी को क्यों वोट दे? सिर्फ इसलिए कि वो आपसे नाराज हैं कि बीजेपी अब ऐसा क्या करेगी दिल्ली के लिए डिफरेंट? ये बीजेपी देखिए, मैं दिल्ली को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। सबसे पहली बात तो बेसिक सांस, हवा और पानी ये ख़त्म हो चुका है दिल्ली के अंदर। हमारे बच्चे इस वक्त जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, ये एक एज आते के साथ ही कितनी बीमारियों में घुसने वाले हैं, इसको सोच के भी कांप जाता हूँ मैं कई बार। पराली अगर पंजाब में जल रही है, उससे बीजेपी दिल्ली में कैसे क्यों हरियाणा में कैसे पराली रुक गई इस बार हरियाणा में? क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाँ, पर दिल्ली में पोल्यूशन जो हो रही पराली के कारण, दिल्ली में केवल पराली के कारण पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली में जो एयर पॉल्यूटेड है, साल के 340 दिन है, 365 में से केवल 20 से 25 दिन आते हैं जब एयर हमारी प्योर होती है, जब बारिश हो रही होती है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन केवल पराली का नहीं है। पराली का इसलिए ज़्यादा हल्ला मचता है क्योंकि वो विजिबल है, ठंड में आता है, स्मॉग बनता है, आंखों से दिखता है। जिस दिन आंखों से नहीं दिख रहा गर्मियों के मौसम में, उस वक्त कौन सा हमें क्लीन एयर मिल रही है दिल्ली के अंदर? हमारा AQI कभी भी 200-250 से नीचे नहीं जा रहा दिल्ली में। तो दिल्ली की एयर पॉल्यूटेड है, दिल्ली का पानी पॉल्यूटेड है, दिल्ली की रिवर पॉल्यूटेड है। इसको ठीक करने का काम कौन कर सकता है? मैं कहता हूँ आपने देश जिसके हाथ में दिया है उसी के लोगों को आप दिल्ली दीजिए। मोदी जी के विजन से जिस दिन दिल्ली चलने लगी, जिस दिन उनको ये फ्री हैंड मिल गया, जिस आदमी ने इतना सुंदर साबरमती का रिवर फ्रंट बनाया चीफ मिनिस्टर होते हुए, क्या उनका मन नहीं करता होगा कि मैं अपनी राजधानी को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाऊं? मुझे लगता है दिल्ली को अब वो फ्री हैंड प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि एक ग्लोबल कैपिटल कैसी होती है, दुनिया के बड़े शक्तिशाली देश की राजधानी कैसी बननी चाहिए, ये दिल्ली को बनाने का समय आ गया है। और ये केवल तभी हो सकता है जब मोदी जी के विजन से दिल्ली चलाई जाए। अभी भारत मंडपम बनाया क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती थी, अब यशोभूमि बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती थी, एयरपोर्ट बना सकती थी, मेट्रो बना सकती थी, जो जो उनके हाथ में वो सब वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं मोदी। बाकी चीज़ें भी मोदी जी के हाथ में पहुंचनी चाहिए, उनके लोगों के हाथ गवर्नेंस हो। और एक बार अगर मोदी जी के हाथ में दिल्ली आती है, ये मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, इसमें कई लोग बोलते हैं कि CM कौन बनेगा, मैं कोई भी बने, एक आदमी जो प्रधानमंत्री जी के एक विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर सके, अगर ऐसे आदमी के हाथ में दिल्ली आ गई, अभी तो जो आदमी है वो ठीक उसका उल्टा करता है। एक आयुष्मान योजना उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने देश में लागू की, आपने दिल्ली के बुजुर्गों का ख्याल नहीं किया, आपने आयुष्मान योजना ब्लॉक कर दी दिल्ली के अंदर। जो 5 लाख तक का इलाज मिलता, 70 साल से ऊपर लोगों को मुफ्त इलाज पूरी तरह मिलने वाला था, वो आपने ब्लॉक कर दी। एक ऐसा आदमी दिल्ली में बैठे जो मोदी जी के विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर दे, आप देखेंगे 5 साल में पूरी राजधानी की तस्वीर बदल जाएगी। और ऐसी ग्लोबल वर्ल्ड क्लास कैपिटल हम डिजर्व करते हैं दिल्ली के लोग, और यही दिल्ली ऐसी बननी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। रोहिंग्यास बांग्लादेशी, पुलिस किसके हाथ में? होम मिनिस्टर के हाथ में, सेंटर के हाथ में, फिर भी ये बसे जा रहे। तो बीजेपी सेंटर में रह के, पुलिस उनके पास होके, होम मिनिस्टर देखते हैं ये सब चीज़ें, मतलब नहीं कंट्रोल कर पा रही। तो अगर हमने कल दिल्ली बीजेपी को दे भी दी तो वो कैसे रोहिंग्या? नहीं, होम मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली दिल्ली के अंदर देखते हैं। नहीं देख रही कि कहाँ ये इलीगल, मतलब फ्लाईओवर पुलिस के पास लैंड नहीं है दिल्ली में। अगर दिल्ली के पुलिस का काम नहीं है फ्लाईओवर के नीचे जो लोग जम गए उनको पुलिस आके हटाना शुरू कर दी, वो PWD का काम है। PWD का रोड है, PWD का फ्लाईओवर है। PWD अगर बोलेगी कि आज मैं इन्हें हटाने जा रही हूँ, मुझे पुलिस की आवश्यकता है, तो पुलिस वहां पे आएगी। ये मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। तो इलीगल ही हुआ ना, इलीगल मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती। होम मिनिस्ट्री कर रही है, डेली पकड़े जा रहे हैं। मेरे पास तो 2-3 थी, मेरे पास तो रिपोर्ट्स हैं। इस वक्त दिल्ली के अंदर हर एक क्राइम रोहिंग्या और बांग्लादेशी कर रहा है। चाहे आपका चैन खींचना हो, चाहे आपका जेब काटने का हो, चाहे लोगों को रात में लूटने का काम हो, चक्कू दिखा के, बंदूक दिखा के, चाहे इसके अलावा जो बड़े ड्रग का धंधा हो, माफिया हो, जो हमारे बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है उसका सारा का सारा धंधा हो, शराब का इलीगल धंधा हो, ये सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी कर रहे हैं। रोज पकड़े जा रहे हैं, बड़ी संख्या में पकड़े जा रहे हैं। एक तरह से एक दिल्ली के अंदर एक इन अपराधियों के बीच में, पुलिस के बीच में एक युद्ध चल रहा है। लेकिन इनको बसा कौन रहा है, ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। क्या अमानतुल्लाह खान ने पब्लिकली वीडियो बनाकर नहीं बोला कि मैं 10,000 रुपये हर रोहिंग्या के परिवार को दूंगा, और दिए नहीं, और अपनी लैंड पे बसाया उसको? ये अमानतुल्लाह खान ने किया है। अरविंद केजरीवाल के सरकार के लैंड पे 2 कैंप हैं, 2 तरह के कैंप हैं। एक हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं,
दूसरा बांग्लादेशी और रोहिंग्या। आप दोनों का जाके डिफरेंस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा दिल्ली सरकार की स्थिति क्या है। एक में एसी तक लगे हुए हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपने दे रखी है बांग्लादेशियों की बस्तियों के अंदर, और यहाँ पर आज तक भी बिजली के लाले पड़े हुए हैं, आप भी गए हैं उन सब बस्तियों के अंदर। तो ये बोल देना कि पुलिस के पास लैंड नहीं है, लैंड पीडब्ल्यूडी के पास है, और पीडब्ल्यूडी की लैंड पे बसे हुए हैं। जो दरगाहें बनी है, कितनी कंप्लेंट डाली जा रही है इलीगल दरगाहों को हटाने के लिए, वहाँ पीडब्ल्यूडी का वकील खड़ा होकर बोल रहा है कि हम इसको हटाना नहीं चाहते हैं या इसके साइड से हम रोड निकाल देंगे। हम बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मुल्ला मौलानाओं को तनख्वाह कौन दे रहा है, किसके पैसे से दे रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तुरंत इनके सबके पैसे जाने बंद हो जाएंगे, और ये जो पैसा जा रहा है ये इसके बाद मंदिर के पुजारियों के पास जाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये इस वक्त एक माफिया दिल्ली को चला रहा है, और इन्होंने दिल्ली में अपराधियों का एक गठजोड़ बना रखा है, और ये इसके बाद क्राइम के लिए बार बार दिल्ली पुलिस को दोष देते हैं, लेकिन उन सारे अपराधियों को शरण देने का काम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। पर आप ये बताइए, दिल्ली में जो एक एरिया है इसको बोलते हैं नो गो जोन देयर, मतलब कि वहाँ हिंदू नहीं जा सकता, मतलब डर लगता है हिंदू को जाने। नाम बताइए आप एरिया को, मैं लिस्ट बताता हूँ आपको। हाँ, कितनी लंबी लिस्ट है वो मुझे भी पता है। हाँ, मंगोलपुरी शाहीन में बाग भी का है, ऐसा बहुत बड़ा इलाका है, सीलमपुर का ऐसा बहुत बड़ा, हाँ, जाफराबाद का इलाका है, मंगोलपुरी भी है, सीमा पुस्ती है, मंगोलपुरी में कुछ इलाके ऐसे हैं, जहांगीरपुरी में जाकिर है, इंदरलोक में नगर, ऐसे अफजल इलाके कॉलोनी, हैं, हाँ। बिल्कुल है। अब आप ये हिंदू बताइए, नहीं जा सकता, नहीं पुलिस नहीं जा सकती वहाँ पर। हाँ, ये इन्होंने पॉकेट्स बना लिए, तो घेटोस फिर बना लिए हैं। ये अगर घेटोस बना लिए इन्होंने, तो ये क्या सिर्फ ब्लेम सिर्फ केजरीवाल के ऊपर ही आएगा? डेफिनेटली आएगा, 10 साल से बैठा हुआ है, बसा रहा है, उनको राशन दे रहा है, उनके आधार कार्ड बनवा रहा है, उनका वोटर ID कार्ड फिर बनवा इसमें रहा भी है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती? पुलिस कर रही है। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक वॉर चल रहा है इन अपराधियों के बीच में और पुलिस के बीच में, डेली चल रहा है। हमारे IPS ऑफिसर को सीमापुरी में पथराव किया, वहाँ पे भीड़ निकल के, और उसके पीछे नेता कौन आके खड़ा हुआ? वहाँ का लोकल MLA आके खड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी का। सीलमपुर के अंदर जब गोलियां चलाई गई, बच्चों के स्कूल की बस को जलाने का प्रयास किया गया, बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ? पूरी भीड़ लेके आम आदमी पार्टी का MLA आके वहाँ पे खड़ा हुआ। दरियागंज में जब थाना जलाने की कोशिश की गई, वहाँ पे जामा मस्जिद से जो मार्च निकला, उस मार्च को किसने लीड किया? जो आज आम आदमी पार्टी का MLA है वहाँ का। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सामने जो बसें जलाई गई, उस भीड़ को किसने लीड किया? जो वहाँ पे आम आदमी पार्टी का MLA अमानतुल्लाह खान। ये तो आंखों दिख रहा है कि इन अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, इनके लिए भीड़ लेके कौन निकल रहा है। और जब शाहीन बाग ने दिल्ली की सड़कें बंद की, तो मनीष सिसोदिया ने बोला कि नहीं बोला कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं? तो दिल्ली बंद करने वालों के साथ कौन खड़ा था? अभी जब सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी दिल्ली बंद करने वालों को, सारी दिल्ली बंद हो जाए, ठप हो जाए, इसके लिए फैसिलिटी किसने दी? दिल्ली की सरकार ने दी। एक बार भी इन्होंने किसी कोर्ट या अदालत में जाके भी नहीं बोला कि हम दिल्ली की सरकार है, हमारी दिल्ली बंद है, इसको खुलवाया जाए। तो डेफिनेटली ब्लेम करना होगा, ब्लेम है, उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने जानबूझ के दिल्ली के साथ ये पाप किए हैं, और इन पापों का निपटारा किया जाना जरूरी है। पैसे तो आते नहीं है वापस। मेरे को तो इसी चीज़ का हमेशा लगा रहता है, चाहे वो कोई भी हो, RJD हो, कोई भी हो, इन्होंने इतनी करप्शन कर रखी है। लालू यादव जी के ऊपर भी कितने केसेस हैं, यहाँ महाराष्ट्र में देख लो करके। नेता को बेल मिल जाती है और पैसे तो चले जाते हैं बाहर। हम लोग ऐसे देखते रह जाते हैं कि अरे फाइट अगेंस्ट करप्शन करते हैं, पर एंड रिजल्ट क्या होता है? जिस दिन मोदी जी पैसे वापस ले आएंगे ना। देखिए, मोदी जी एक काम तो कर ही रहे हैं, जो पहली बार हो रहा है कि इनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही हैं ED के द्वारा। उसमें लालू यादव की भी प्रॉपर्टीज अटैच्ड हैं, हेमंत सोरेन की भी प्रॉपर्टीज भी अटैच्ड हैं। प्रॉपर्टी भी तो इनके पास कितनी होगी? चल रही है ED के कानून को। पहली बार ED नाम की कोई संस्था देश में होती है, देश को पता लगा। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की सरकार आने से पहले किसी को पता भी था कि ED क्या होता है। इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए भी कोई बॉडी है जो काम करती है, उसको इतनी पावर किसने दी? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। आज अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर जाते हैं, आपको बेल नहीं मिलती है, ये कानून कौन लेके आया? मोदी जी की सरकार लेके आई है। तो उसके कारण ही इनमें से बहुत ज़्यादातर अपराधी पकड़े जा रहे हैं और इनकी जांच हो रही है। बड़े बड़े अफसर पकड़े जा रहे हैं, देश में पहली बार नहीं हो रहा। आप खुद बताइए कि अफसर पकड़े जा रहे हैं, उनके घर से करोड़ों करोड़ों नोटों की गड्डियाँ, क्या वीडियो हर दूसरे महीने ये वीडियो सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये क्या मोदी जी की सरकार बनने से पहले कभी एक बार भी ऐसा हुआ है? झारखंड के अफसरों के जो वीडियो सामने आए, जो नेताओं के वीडियो सामने आए, कैसे आए? क्योंकि आज 800 करोड़ पर कैसे आए? क्योंकि ED पावरफुल है, इसके कारण वो वीडियो सामने आए। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि CBI और ED इस वक्त जो काम कर रही है वो बिल्कुल देश के सैनिकों जैसा काम है, और उनको जो लोग गाली देते हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये अपराधी कोई छोटे मोटे लोगों से नहीं लड़ रहे, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों से लड़ रहे हैं, अपना जीवन दांव पे लगा के लड़ रहे हैं। उनके ऊपर की लीडरशिप का मार्गदर्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों को भी सलाम, इनके कर्मचारियों को भी सलाम, ED और CBI के, कि इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, वरना वो भी डर सकते हैं कि कल हमारा क्या होगा।
लेकिन वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कानून ने उन्हें मजबूत किया है और उसको पूरा कर रहे हैं। अब जैसे दिल्ली में अगर हमें आम आदमी पार्टी से लड़ना है और जीतना है बीजेपी को, तो मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना, कण कण में बीजेपी बीजेपी सुनाई देना चाहिए। और आप में से 3-4 लीडर्स हैं बीजेपी के जो मतलब जब कहीं और भी इलेक्शंस होते हैं तो आपको भेजा जाता है और आप लोग काफ़ी, आप तो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, स्पेशली हिंदूज को जगाने में करके। पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए वैसे वाले कार्यकर्ता हैं जो गुड ओरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, डेफिनेटली हैं। कहाँ हैं? मतलब जमीन पे क्यों नहीं? आप मेरे को बताइए। अगर नहीं, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, हर प्रॉब्लम क्या कोई है कि बोलता लोग, है कि बीजेपी के पास दिल्ली बीजेपी बहुत खुश है, दिल्ली बीजेपी, तो कुछ तो बात होगी जो एक हमने मार्केट का। 7 लोकसभा जीती है, अरे आप हमने समझ, नगर निगम में, मोदी जी ने जीती है नहीं नहीं, सातों जो क्या भाजपा के का, नहीं मोदी जी ने जीती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे उतर के मोदी जी की नहीं, योजनाओं को पर लेके देखिए गए हैं। लोकसभा इलेक्शन तो मैं हमेशा और बोलती हूँ, हमने नगर कोई निगम में भी, किसी को क्रेडिट नहीं जाता, वो मोदी जी के नाम पे तो आता हम विधानसभा इस बार जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस वक्त जितनी संख्या में, उसका 1% भी आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। केजरीवाल ने पूरी पार्टी रोड पे उतार दी, तब 1,500 बंदे उसके साथ इकट्ठे हुए हैं। उनके पास इस वक्त कार्यकर्ता कहाँ है? आम आदमी पार्टी के पास कहाँ है? उनके पास बोलने वाले वक्ता कहाँ पे? उनकी सभाओं में कोई बोल पा रहा है? वही 3 लोग जाके वही 3 झूठ बोल के आ रहे हैं। खाली ये है कि मीडिया उन्हें थोड़ा दिखाता ज़्यादा है, दिल्ली भाजपा को नहीं दिखाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जमीन पे भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सभाएं हो रही हैं, ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं। घर घर में हमारा जो कार्यकर्ता मीटिंग कर रहा है वो उनसे कई गुना ज़्यादा कर रहा है, जिसको तुलनात्मक की तुलना ही आपको नहीं लग की रहा जा है कि सकती है। पिछले इलेक्शन में मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं तो कोई बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं हूँ, मेंबर भी नहीं हूँ, और मेरे को बोलने का हक है। मैं आई एम हाँ, सपोर्टर ऑफ मोदी जी, आई एम वेरी क्लियर आई अबाउट नो इट। दैट, यस। पर पिछले इलेक्शन में सातों एमपी में से कोई नहीं दिखा था इलेक्शन के टाइम, जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे बीजेपी का पर कोई। इस बार तो सबको सब दिख इस रहे बार ही हैं। मैं दिख रहे पिछली हैं बार थोड़ा का बहुत। नहीं कह रहा, आपका परसेप्शन हो सकता है, मैंने मान भी लिया, लेकिन इस बार तो आपको दिख रहे हैं सब लोग, सब मैदान पे हैं, जनता के बीच में। प्रवीण खंडेलवाल जी जनता की अदालत लगा रहे हैं। अब तो दिख रहे हैं। चंदौलिया जी को अगर आप देखो तो एक दिन भी ऐसा नहीं है जब वो जनता के बीच में ना हो, सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में। कमलजीत जी सहरावत का अगर आप काम देख लो, बांसुरी स्वराज जी को आप देख ले, हर्ष मल्होत्रा जी को देख लो, मनोज तिवारी जी को देख लो, आप अब दिख रहे हैं। सबके सब जमीन पर है, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जनता से संपर्क में इस है। बार तो छठ पूजा पे केजरीवाल को भी आना पड़ा, कहाँ वो इसमें मानता और वो नहीं था। आतिशी भी जो अपने को हिंदू भी नहीं मानती है, थी। वो भी नौटंकी के लिए सूप घुमा रही थी, केले सेब लेके हाँ, यूं कर रही थी। हाँ। नहीं, पर बहुत अच्छा बीजेपी ने इस बार छठ पूजा का ऑर्गेनाइज किया, दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच। तो हम लोग फाइट के लिए तैयार हैं, विजय के लिए तैयार हैं, दिल्ली विधानसभा पे भगवा मैं तो लहराने देखते के रहती हूँ लिए। सोशल मीडिया पे बीजेपी दिल्ली कर क्या रही है, हाँ, क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये हाँ, आ क्योंकि ना जाए आपकी ना अपेक्षा है, आपकी अपेक्षा है कि इस बार इसको दिल्ली से हम ये, हटाएं। हाँ, ये ना आ जाए। मैं जानता हूँ इस बात को, और ऐसी अपेक्षा दिल्ली में लगभग सब जो दिल्ली को प्यार करते हैं सब ये चाहते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल को हटाया जाए। नुपुर शर्मा, क्या उसकी एक बोल जो उसने स्टेटमेंट दिया, उसकी इतनी लंबी सजा मिलेगी उसको? नहीं, देखिए, नुपुर को सजा नहीं मिल रही। सबसे पहली बात तो नुपुर सुरक्षित है, और मेरे को ये लगता है प्रभु राम ने चाहा तो अगले 1 महीने के अंदर नुपुर स्वयं सार्वजनिक तौर पर सबके सामने होंगी, बता भी रही होंगी, और जो सक्रियता की आशा या प्रतीक्षा आप और हम सभी कर रहे हैं, और सक्रियता भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी, आपको लगता है? निश्चित। और मैं उनके संपर्क में हूँ, उसके बाद ये बात कह सकता हूँ। ठीक है, तो बताइएगा, जब भी जहाँ जाना हो उनके साथ हम भी जाएंगे। अब आप मुझे 3 ऐसे इशू बताइए जिस इशू पे बीजेपी दिल्ली में इलेक्शन लड़ेगी, मेजर इश्यूज जिसपे। नहीं, मैं आपको बहुत सारे इशू बता देता हूँ, खाली 3 इशू है नहीं, क्योंकि नहीं, मेजर 3 बता दीजिए ना, मिस जिससे गवर्नेंस, जो हम भी जाके अगर मुझे किसी को समझाना हो। मिस गवर्नेंस सबसे बड़ा इश्यू है। दिल्ली के अंदर ना अस्पताल बने, ना सड़क बनी, ना फ्लाईओवर बने, ना गवर्नेंस यूनिवर्सिटीज, ना कुछ स्कूल। भी नहीं बना। सरकार ठप है, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलनी बंद है, कच्चे कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इस मिस गवर्नेंस के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। जल बोर्ड पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है, डीटीसी कोलैप्स हो चुका है, दिल्ली सरकार के सारे डिपार्टमेंट ठप हो चुके हैं, पॉल्यूशन से लड़ना उनका। तो ये मिस गवर्नेंस बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। मुझे लगता है एक शब्द में भी, अगर 3 की जगह अगर एक ही मुद्दे को हम बोलें कि सरकार चला नहीं पाए, सरकार चलाने की नीयत नहीं थी, दिल्ली ठप है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद अगर हम छोटे लेकिन बहुत गंभीर मुद्दों पर अगर हम आए, दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन मिलनी बंद है, हाँ। जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। टीचर बहुत परेशान है, बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में राशन कार्ड बनने बंद है, 2015 के बाद से नए लोगों के अपने राशन कार्ड नहीं बनाए, बहुत बड़ा मुद्दा है।
आंगनबाड़ी के जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में युवाओं को आपने जो नौकरी देने का वादा किया था, आपको पता है आज केजरीवाल जब तक दिल्ली में नहीं आया था तब तक माहौल ये था कि लोग रहते बाहर थे और काम करने दिल्ली आते थे। आज माहौल ये है कि लोग रहते दिल्ली में और काम करने बाहर जा रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद। ये पूरा का पूरा दिल्ली का स्टेटस ही आपने चेंज कर दिया। दिल्ली के यूथ के लिए एक नौकरी क्रिएट नहीं की गई है। पर कपिल जी, एक मुद्दे को अगर आप पकड़ लेना, ये जो इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याज है ना, इस मुद्दे को अगर आपने घर घर पहुंचा दिया कि आप इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे और इनको हटाएंगे यहाँ से, ये आपको बीजेपी इलेक्शन जिता सकती है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दिल्ली में जब तक रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं तब तक हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। सारे अपराध वही मैं कह रही यही हूँ। रोहिंग्या और बांग्लादेशी कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, आपने पायल जी। धन्यवाद, टाइम निकाला। मैं आपकी काफी जान खा रही थी कब मिल रहे हो कब मिल रहे हो। आप भी इलेक्शन पे इलेक्शन होते हैं ना एक तो इस देश में, सबसे बड़ी बात तो यही आप है। लोग ट्रैवल ही कर रहे हो। अभी परसों फिर महाराष्ट्र जा रहे हैं। लो जी, हाँ। तो लेकिन बहुत बहुत आभार आपका, आप जिस मिशन में जी। लगे हो जी। और यहाँ पे आपने मुझे बुलाया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।